हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तीस्ता रिवर को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ताइवान स्टेट को लेकर के। तो ताइवान स्टेट को अगर हम मैप में व्यू करें, ताइवान स्टेट मेनलैंड चाइना एंड ताइवान के बीच में लोकेटेड है। ये कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से और सेपरेट करती है मेनलैंड चाइना को ताइवान से। ताइवान स्टेट जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी हमने ये देखा कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उनकी विजिट देखने को मिली ताइवान कंट्री में, जिसकी वजह से चाइना जो है वो ताइवान को अपना इंटीग्रेटेड पार्ट मानता है। लेकिन 2016 से ताइवान कंट्री जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और इसी के लिए वो सभी कंट्रीज़ के साथ में अपने जो बायलैटरल रिलेशन है उनको मेंटेन करने की भी कोशिश कर रहा है। तो जब यहाँ पर यूएस ने विजिट की तो चाइना को लगा कि वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश होने के लिए। इसीलिए यहाँ पर चाइना ने ये वाला जो रीजन है ताइवान स्टेट एंड ताइवान कंट्री के आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पर अपनी जो मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो कंडक्ट करवाई, जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर न्यूज़ में रहती है तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी मैपिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें उससे पहले हम जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं और अगर आपको लगता है कि रेगुलरिटी आपके लिए एक मेजर इशू है कि आप रेगुलर तरीके से आपकी जो स्टडी है उसको नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारा जो प्रोग्राम है मेंटोरशिप प्रोग्राम वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पर आपको टारगेट देते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपका जो स्टैटिक पार्ट है प्लस में जो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उनको भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन उनको लेकर के करवाई जाती है। आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के जो अदर फीचर्स हैं उनको हमारी वेबसाइट पर जाकर के व्यू कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम हमारे लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर और न्यूज़ रिलेटेड है जीएसटी रेवेन्यू को लेकर के। आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था, क्योंकि कोविड के टाइम में आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सभी एक तरीके से इफेक्ट हुआ था। काफ़ी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन देखने को मिली। लेकिन अभी जो है लास्ट मंथ के कलेक्शन की बात की गई है और लास्ट मंथ हमारे इंडिया का जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज जो है उसका कलेक्शन जो है वो लगभग 28% हायर देखने को मिला लास्ट 1 ईयर में अगर हम कंपैरिजन करें तो। मतलब 2021 अगस्त में जो कलेक्शन हुआ था उससे 19% ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर जो है कलेक्शन देखने को मिला है। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो काफ़ी अच्छे से हो रही है। जो काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला था उसको हम दोबारा से रिकवर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, 2002 में गुजरात में जो इशू हुए गोधरा कांड हुआ उसी में लेकर के 2 महीने पहले यहाँ पर एक विमेन है जिनका नाम है तीस्ता सेतलवाड़, उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनिंग की है गुजरात से कि क्यों ना हम ये जो विमेन है इनको हम क्या दे दें, बेल दे दें, क्योंकि इनके ऊपर ना तो जो भी हमारे स्ट्रिक्ट लॉज हैं जैसे कि यूएपीए है या फिर जो अदर हैं कि पोटा है कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो एक तरीके से जो हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इनके अंडर आते हैं, पोटा एंड यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ फॉर प्रिवेंशन एक्ट।
इनके अंडर इनके खिलाफ में कोई भी केस रजिस्टर नहीं है, सिंपल सीआरपीसी के अंडर इनके खिलाफ में केस रजिस्टर है। तो फिर जो है वो इनको बेल क्यों नहीं दी जा रही है? तो इसको लेकर के क्वेश्चनिंग की गई है कि आप अपना आंसर देने की कोशिश करो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इनका जो अरेस्ट है वो इतना लंबा खिंचा हुआ है और एक नॉर्मल जो एक रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। इनकी कस्टडी को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। ओके, नेक्स्ट आप सभी को पता है नेक्स्ट न्यूज कि झारखंड जो स्टेट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले। वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने सीएम को लेकर के उनकी डिसक्वालिफिकेशन को लेकर के अवेयर करवाया गवर्नर को। गवर्नर ने जो है वो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन को बोला। इलेक्शन कमीशन ने इसका रिजल्ट एक तरीके से निकाल करके वो लेकर के आए हैं और उन्होंने गवर्नर को सेंड किया है कि डिसक्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसको लेकर के कुछ पार्टी जो हैं अपोजिशन पार्टीज़ भी और जो प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ पर गवर्नमेंट पार्टीज़ हैं वो मिले हैं गवर्नर से और जो भी इशू है उनको सोल्व करने के लिए बात बोला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मिसयूज करते हुए, मीन्स उनके पास में कुछ पावर थी, उनको एक तरीके से खुद के लिए इन्फ्लुएंस करते हुए उन सारी पावर्स का उन्होंने यूज़ किया है और जिसके बेसिस पर ये डिस्क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आईएमएफ को लेकर के। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उन्होंने श्रीलंका को $2.9 बिलियन का जो भी उनको एक तरीके से असिस्टेंस जो दिया जाने वाला था, क्योंकि श्रीलंका में आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उनका जो लोन पैकेज है उसका एक फर्स्ट स्टेप उन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश की है ताकि जो भी इशू हैं इस कंट्री की उनको सॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो यूएन की एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो प्रोस्पेरिटी है और सस्टेनेबल ग्रोथ है इसको अचीव करने के लिए काम करता है। वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सके। आप सभी को पता है कि श्रीलंका में कुछ ऐसे इशू रहे हैं, बेसिक इशू, जिसकी वजह से वहाँ पर एक क्राइसिस जो है वो देखने को मिला। उन बेसिक इश्यूज में अगर हम देखें तो कुछ बेसिक रीजन है, जैसे कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो हर सेक्टर पर डिपेंड ना होते हुए कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर जैसे कि वो टी का एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कोविड की वजह से और वहाँ पर 2019 में कुछ ईस्टर डे अटैक देखने को मिले जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्रीज हुआ। तो जिस सेक्टर के ऊपर किसी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है, अगर उसमें ही क्राइसिस देखने को मिलेगा तो फिर इसकी वजह से क्या होगा कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर फेस करना पड़ेगा। तो यही रीजन रहा कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुई। उसके बाद में उन्होंने सबसे बड़ा क्या किया कि उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते हुए बोला कि हम जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अब फर्टिलाइजर्स का आप पहले यूज़ कर रहे हो और फिर अब देखो जो भी चीज़ कम किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, उसको एक प्रोसीजर, एक स्टेप के थ्रू जो है एलिमिनेट किया जाता है। ऐसा थोड़ा है कि आज जो है सब कुछ किया और दूसरे दिन सब कुछ है ख़त्म कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि श्रीलंका में जो भी ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है वो ग्रेन्स या जो अदर क्राइसिस हैं वो भी वहाँ पर देखने को मिले, फूड क्राइसिस भी वहाँ पर देखने को मिला। तो एक तरीके से जो इशू है वो यहाँ पर जॉइंटली एक मल्टीपल क्राइसिस में यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दिए। तो ये कुछ इशू है श्रीलंका को लेकर के जो एक बेसिक अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। अब से हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो आर्टिकल है जो भी न्यूज़ में रहेगा स्पेसिफिक, जैसे अब जीएसटी का कलेक्शन है तो इसको लेकर के तो हम क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे भी कोई न्यूज़ में है और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमें लगता है कि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट्स, जैसे कुछ प्रोज में कुछ कॉन्स में हैं, ये हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपके प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो सके और आपका जो न्यूज़पेपर जो रीडिंग है वो आपके लिए बहुत और भी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जो अभी रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के बेसिस पर यहाँ पर कुछ बातें रखी गई हैं।
इस रिपोर्ट में आप सभी को पता है कि ये कंपैरिजन किया गया कि 2020 से अगर हम कंपैरिजन करें 2021 का, तो 2021 में जो क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। 2020 में यहाँ पर ये बताया गया कि कोविड की वजह से हो सकता है ये सारे इफेक्ट देखने को मिले हैं कि उस टाइम जो है, क्योंकि हाई रिस्ट्रिक्शंस थे, जो एक तरीके से लॉकडाउन जो था, जो भी इम्प्लीकेशन हो रखा था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन काफ़ी हाई लेवल के थे, जिसकी वजह से जो भी क्राइम हुए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। वो जो क्राइम है वो रजिस्टर ही नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो डिक्रीज देखने को मिला होगा। हालांकि इसके बारे में ये बताया गया है कि 2021 में भी कोविड के केसेस थे और लॉकडाउन भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहा था, लेकिन 2021 में जो केसेस की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि कोविड से पहले का जो टाइम पीरियड है उसी के इक्वल जो है वो केसेस की संख्या इंक्रीज हो गई 2021 में। यहाँ पर उन्होंने कोविड का भी रिजल्ट देते हुए बोला है कि हो सकता है कि ये क्राइम जो है, जैसे कि वीमेन के खिलाफ में जो एट्रोसिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई, तो कोविड की वजह से ये सारे इशू जो हैं वो बढ़ के देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अदर इश्यूज के बारे में भी बताया गया है कि जैसे आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम में जो डिजिटल जो गैजेट्स हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से साइबर क्राइम जो है वो केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। और कंपैरिजन करें रूरल टू अर्बन, तो रूरल एरियाज जो हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इस तरीके के गैजेट्स का यूज़, जिसकी वजह से ये भी अगर हम देखें तो साइबर क्राइम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं रूरल एरियाज़ में। तो इसके लिए अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी होगी, जो भी इशू हैं उनको लेकर के सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को रखना होगा कि क्या प्रॉब्लम जो है वो आने वाले टाइम में जो हर्डल्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं, तो उनके ऊपर फोकस किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि रिसर्च एरिया में अगर हम डिस्कस करें, रिसर्च एंड इनोवेशन, उसमें आज भी अगर हम डिस्कस करें तो वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर इंडिया के ऊपर फोकस किया गया है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर फोकस किया गया है कि रिसर्च एरिया में हमें जो है वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। सबसे पहले जो राइटर हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है और उन्होंने बताया कि जेंडर इशू, पर्टिकुलरली अगर हम जेंडर इनइक्वलिटी की बात करें या डिस्क्रिमिनेशन की बात करें किसी भी एकेडमिक्स वाले एरिया में, तो स्पेसिफिक हायर एजुकेशन वाले एरिया में, तो सबसे पहले ये जो इशू है वो 1933 में इंडिया में सामने आया, जब कमला सोहने जो है उन्होंने सर सीवी रमन को अप्रोच किया कि वो फिजिक्स में उनके गाइडेंस के अंडर जो है वो रिसर्च करना चाहती है। Nobel laureate and illustrious director of Indian Institute of Science, Bangalore, turned the request down on the ground that she was a woman. मतलब उनका जो एक अप्रोच थी उसको डाउन कर दिया गया या फिर रिमूव कर दिया गया, बोला गया कि आप एक वीमेन हो, आप रिसर्च में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। सोने ने ये जो भी रिफ्यूजल है इसको इग्नोर किया और उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर जो डायरेक्टर की जो ऑफिस है उसके सामने एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। फिर उनको जो है इस कंडीशन पर 1 साल के लिए एडमिट किया गया कि उनका जो काम है उनको her work for the year would not be recognized till the director was satisfied with the quality of her research and that her presence did not distract her male colleague. मतलब उनको अपने काम में ही अच्छा नहीं करना है, उनको ये भी ध्यान में रखना है कि उनके मेन कलीग जो है, मेल कलीग जो है वो उनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। और जो डायरेक्टर जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हैं उनके रिसर्च से, तब तक उनके रिसर्च को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। सेकंड इसी तरीके का जो इशू है वो देखने को मिला 1937 में। प्रोफेसर DM बोस, देन पलित प्रोफेसर of physics at Calcutta University, was reluctant to include Biba Chaudhary in his research group on the ground that DC did not have suitable research project to assign to women. तो इनको भी इस तरीके से रिजेक्ट देखने को मिला बीबा चौधरी को कि हमारे पास में इस तरीके का कोई काम ही नहीं है कि वीमेन को हम रिसर्च का कोई काम दे सकें। ओके, तो इस तरीके के कुछ जो इशू हैं इसके बारे में बताया है कि फिर उन्होंने अपने तरीके से जो है वो बीबा चौधरी ने उन्होंने ज्वाइन किया इस चीज़ को, और उनका जो काम है कॉस्मिक रेज के रूप में वो काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी है। तो ये 2 एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं कि जो रिसर्च में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आज नहीं है, वो बहुत पहले से था। 2018 की अगर हम बात करें
तो प्रोफेसर मतलब ये इंडिया का नहीं कहीं और का एग्जाम्पल है, और इसमें बता रखा है कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन का जो न्यूक्लियर रिसर्च है स्विट्जरलैंड में CERN, उसके साथ में प्रोफेसर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने काम किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया, लेकिन तब भी उनके खिलाफ में ये बातें बोली गई कि देखो जो विमेन है वो रिसर्च में क्या काम कर सकती है, फिजिकल रिसर्च में तो सिर्फ मैन का हाथ रहता है, वो विमेन जो है वो इसमें क्या अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सकती है। मतलब कुछ टाइम के बाद में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उन विमेन के लिए ये सारे स्टेटमेंट देख करके लगता है कि रिसर्च में आज भी अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इशू है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो इशू हैं उनको अगर हमें सॉल्व करना है तो उनके लिए क्या फोकस करना होगा, टाइम के साथ में जो भी अपग्रेडेशन है उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो भी इश्यू देखने को मिले थे उनको लगभग 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उनको हम सॉल्व करते हुए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इसमें काम कर रही है कि वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो हो सके रिसर्च वाले एरिया में। तो यहाँ पर जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस गति जो है एक पायलट प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जेंडर इक्विटी को प्रमोट किया जा सके। और दूसरा प्रोग्राम है किरण, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ये जो प्लान है किरण वो भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, और इसमें ये फोकस किया गया है कि वीमेन साइंटिस्ट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनकरेज किया जा सके। ओके, और फैमिली रीजन की वजह से जो वीमेन साइंटिस्ट है वो अपने जो भी उनके पास में एक तरीके से माइंड है, जो भी उनकी स्किल है वो उसको ड्रॉप ना करें, इसीलिए कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने यहाँ पर क्रैच जो है उसको भी ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा क्रैच की सेटिंग की जा रही है ताकि जो मैरिड वीमेन हैं और जिनके बच्चे हैं वो उनको साथ मिला करके यहाँ पर छोड़ सकें, ताकि उनकी नर्चरिंग भी हो सके और जो वीमेन है वो रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें और बिना किसी हर्डल के वो अपना काम कर सकें। ओके, तो यूनिवर्सिटी जो है वो भी अपने लेवल पर अच्छी कोशिश कर रही हैं कि जो वीमेन हैं उनको एक बेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में अपॉर्चुनिटी दी जा सके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो वीमेन आर स्टिल एन अंडर रिप्रेजेंटेड पॉपुलेशन ग्लोबली। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही रिसर्च में वीमेन का पार्टिसिपेशन कम है, अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा कम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इन हार्ड कोर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये कुछ सेक्टर हैं जिनको स्टेम के नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इन सेक्टर में अगर हम देखें तो वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर यूनेस्को के कुछ डाटा दे रखे हैं और कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ की यहाँ पर बात कर रखी है कि अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट है। 14% फीमेल रिसर्चर जो हैं वो स्टेम सेक्टर में हमारे यहाँ पर काम करती हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया ही पीछे नहीं है, और भी अदर कंट्रीज़ जहाँ पर फीमेल रिसर्चर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। बात कर लेते हैं जापान की। जापान को लेकर के तो हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें ये बात बोली गई थी कि जापान में वीमेन का जॉब में पार्टिसिपेशन जो है उसको काफ़ी गलत तरीके से देखा जाता है। वहाँ पर लोगों का ये मानना है कि वीमेन जो है वो किसी भी सेक्टर में अगर हम बात करें तो वो लीडरशिप का जो रोल है वो काफ़ी कम प्ले कर पाती है, और यही बेसिक रीजन है कि वहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पर जो है किसी भी वीमेन को लीडरशिप के रूप में दिखा नहीं गया है। वहाँ पर अगर हम लॉ मेकिंग वाले पावर की बात करें तो वहाँ पर वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, और ये रीज़न है वहाँ पर कि जो जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जापान जहाँ पर इस्टेब्लिश करता है, जापान जहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, उन सारे पॉइंट्स में एक बेसिक लैक है जापान के लिए जेंडर इक्वलिटी। दूसरा यहाँ पर नीदरलैंड में 26%, यूनाइटेड स्टेट में 27%, यूके में 39%। यहाँ पर ये बताया गया है कि इन कंट्रीज़ में वीमेन का पार्टिसिपेशन इतना ही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका, इजिप्ट जहाँ पर 45% फीमेल रिसर्चर्स एंड क्यूबा एट 49%। हाईएस्ट नंबर की अगर हम बात करें तो ट्यूनीशिया, अफ्रीका 55%, फॉलोड बाय अर्जेंटीना 53% और न्यूजीलैंड 52%। मतलब इनका जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो ऐसा नहीं है कि रिसर्च में जो वीमेन हैं उनका पार्टिसिपेशन कम है। इसका बेसिक रीजन अगर हम डिस्कस करें
तो जो एजुकेशन है स्टेम सेक्टर में, उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन खूब ज़्यादा है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक इसमें पार्टिसिपेशन खूब है। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं विमेन, फिजिक्स, इन सारी चीज़ों में। लेकिन जैसे ही फिर बात रिसर्च की आती है तो एक अपने एकेडमिक्स के रूप में फॉलो करने में फिर उस लेवल पर जाकर के विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर पहले ग्रेजुएशन लेवल पर अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 43% जो वीमेन है वो क्या कर पा रही है, स्टेम जो सेक्टर है उसमें स्टडी कर पा रही है। लेकिन जब बात करते हैं रिसर्च की तो ओनली 27% वीमेन जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाती हैं, कंपैरिजन करें मेल से। ओके, तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि ये सारे रीजन हैं और इन सारे रीजन्स को हम किस तरीके से फोकस कर सकते हैं। फोकस इस तरीके से किया जा सकता है कि जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहीं पर इन चीज़ों को लेकर के एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो भी आइडियोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हायर लेवल के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी मेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। ये भी एक रीजन है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनका फिर पार्टिसिपेशन कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर्स के बारे में बताया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, विमेन का पार्टिसिपेशन हर जगह जो है वो इंक्रीज करना होगा। यहाँ पर ये बता रखा है कि कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है हमारे इंडिया में। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की हैं कि स्किल बेस जो है, जिसमें स्किल है उसको प्रमोट किया जाएगा, उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस जो है वो हम रिसर्च वाले एरिया में या हायर एजुकेशन वाले एरिया में भी कर सकते हैं और उन्हीं के बेसिस पर जो है वो विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो अभी चाइना और ताइवान के बीच में जो क्लैश देखने को मिला, जिसकी वजह से चाइना ने जो मिलिट्री ड्रिल्स यहाँ पर कंडक्ट करवाई, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि कितनी उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो अपनी एम्पावरमेंट है, उसको शो करने की यहाँ पर कोशिश की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं। इन डाटा में ये बताया गया है कि जो नेशनल पार्टी हैं और जो स्टेट पार्टीज़ हैं उनमें जो भी उनको एक तरीके से फंडिंग मिलती है, उसमें अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एनालिसिस की, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न्स और डोनेशन के थ्रू जो मनी आता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब 36% जो सोर्सेज है किसी भी पार्टी की मनी का वो अनोनिमस है, मतलब उसके बारे में किसी को नहीं पता है, वो फंडिंग जो है इस तरीके से मिलती है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 20,000 से कम अगर किसी पार्टी को अगर फंडिंग मिल रही है तो उसको जो भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो सपोर्ट किया गया उसकी जो भी जानकारी है वो रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, और इलेक्टोरल बॉन्ड से भी जो डोनेशन मिलता है उसमें भी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे पता चलता है कि 36% मनी जो है वो इसी से आता है, इसी सोर्सेज के थ्रू। और यहाँ पर नेशनल पार्टी और जो स्टेट पार्टी है उनको जो भी डोनेशन मिला उसके बारे में पता नहीं चल पाता है इस प्रोसीजर के तहत अगर मिलता है तो यहाँ पर हम नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम नेशनल पार्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशन में से अगर कोई पार्टी एक कंडीशन को भी फुलफिल करती है तो उसको नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन दिया जाता है। लेकिन अगर 2 लगातार स्टेट असेंबली इलेक्शन या 2 लगातार लोकसभा इलेक्शन में ये पार्टी जो है वो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती है तो इनके नेशनल पार्टी का जो डेजिग्नेशन है उसको रिमूव भी कर दिया जाता है। अब ये 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी पार्टी जो है अगर 3 स्टेट में उसको स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन मिली हुई है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो अगर लोकसभा के कोई जनरल इलेक्शन हुए हैं तो उसमें अगर कोई पार्टी जो है वो टोटल लोकसभा सीट का 2% सीट जो है वो ले लेती है, और ये जो 2% सीट में जितने भी एमपी जीत करके आएंगे, मतलब जितनी भी सीट उस पार्टी के खाते में आई उसमें जो एमपी जीत करके आए वो कम से कम 3 स्टेट से तो जीत करके आने चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर लोकसभा इलेक्शन हुए हैं या स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें से जो पार्टी है उनको क्या करना होगा कि 4 या उससे ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उनमें से 6% वैलिड वोट्स जो हैं
वो लेने होंगे। इसके अलावा उनको 4 लोकसभा सीट भी जीतनी होंगी और ये 4 लोकसभा सीट जो है वो एक स्टेट से या एक से ज़्यादा स्टेट से जीत सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। इनको में से अगर एक को भी फुलफिल कर देती है कोई पार्टी तो जो है उनको क्या दिया जाएगा, नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेट पार्टी की। स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन किनको दिया जाता है, तो 5 कंडीशन है। इन 5 कंडीशन में से कम एक कंडीशन तो आपको जो है फुलफिल करनी ही होगी। पहली कंडीशन ये है, या तो कोई अभी जो किसी भी स्टेट में अगर स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन मिलना है तो उस पार्टी में जो अभी जनरल इलेक्शन हुए हैं उन जनरल इलेक्शन में से या तो किसी पार्टी ने 2 सीट ले ली हो या फिर टोटल जो वोट शेयर है उसमें 6% वोट अपने नाम कर लिया हो। दूसरी कंडीशन ये है कि लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 1 सीट मिली हो उस पार्टी को, प्लस में जो 6% वोट शेयर भी मिला हो। तीसरा अगर हम देखें तो कोई भी असेंबली की जितनी सीट्स हैं उनमें से 3% जो सीट्स हैं अगर किसी पार्टी को मिली हो या फिर 3 जो सीट हैं वो मिली हो, अब इसमें से जो भी ज़्यादा हो, ठीक है, या तो 3% वोट शेयर मिला हो या फिर क्या मिला हो, 3 सीट मिली हो। 3% वोट शेयर नहीं, 3% टोटल असेंबली की जो सीट है ना, टोटल असेंबली की जो सीट है उसकी 3% सीट मिली हो या फिर टोटल 3 सीट मिला, अब इसमें से जो भी ज़्यादा हो। ओके, अब जहां पर जो असेंबली में सीट ज़्यादा होंगी उसका जो 3% है वो तो ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर फिर इसको जो है क्राइटेरिया में रखा जाएगा। 4 नंबर की कंडीशन ये है कि प्रत्येक 25 लोकसभा में से प्रत्येक 25 लोकसभा सीट में से 1 सीट जो है किसी स्टेट पार्टी ने या किसी पार्टी ने जीती हो, उसमें से 1 सीट पर जी है जीत हासिल की हो। और 5th नंबर की कंडीशन ये है कि कोई भी अगर स्टेट वाइड देखें किसी भी पार्टी को लेकर के तो स्टेट असेंबली में या लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें से 8% वोट शेयर अगर किसी स्टेट में किसी पार्टी को मिल गया हो तो उसको स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन दे दिया जाता है। तो ये हमने स्टेट पार्टी और जो नेशनल पार्टी है उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट डिस्कस किए हैं। इसका जो वीडियो है वो हमारा इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी अवेलेबल है, वहां जाकर के भी आप इसके बेसिक फीचर्स को व्यू कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ पर जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल में बताया हुआ है पेज नंबर 12 पर, और इसमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके बैन के बारे में बता रखा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के 1 जुलाई 2022 से इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। हर स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट करने की बात रखी है, लेकिन अभी इशू क्या है, अभी ये बोला गया है कि 75 माइक्रोन से कम की जो मोटाई की जो भी प्लास्टिक है उनको यूज़ नहीं किया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक ये होता है जिनको एक बार या बहुत ही कम टाइम के लिए जिनको यूज़ किया गया है उस प्लास्टिक को सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इशू हैं क्योंकि इसकी वजह इसका जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हम देखें तो हमारा सी एरिया और भी अदर इम्पोर्टेंट हमारे इकोलॉजिकल पार्ट हैं वो इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। तो अभी ये डिसीजन लिया गया है, दिसंबर 2022 तक ये डिसीजन लिया गया है कि 120 माइक्रोन से कम की जो भी प्लास्टिक है उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कंप्लीटली एलिमिनेशन जो है वो नहीं देखा गया इंडिया में, अभी भी यहाँ पर स्टेप टू स्टेप जो है इसको फोकस करने की बात की जा रही है। अब इंडिया पहला कंट्री नहीं है जिन्होंने ये सिंगल यूज प्लास्टिक को यहाँ पर ख़त्म किया है। इससे पहले बांग्लादेश ने 2002 में ही, न्यूजीलैंड ने 2019 में और चाइना ने 2020 में डिक्लेयर किया कि हम स्टेप टू स्टेप, इन्होंने तो कम्प्लीटली खत्म किया लेकिन चाइना ने बोला कि हम जो है प्लास्टिक बैग्स को एक फेज्ड में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो अब तक अगर हम बात करें तो 68 कंट्री जो हैं वो प्लास्टिक बैग को लेकर के उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें भले ही वेरी देखने को मिला है लेकिन उन्होंने काम किया है इसके लिए। अब हमारे इंडिया में इसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है ये कि गवर्नमेंट जो है वो ही इसके ऊपर काम करे, हमारी जो सिटीजन है या जो अदर हमारे इंस्टीट्यूशन है उन सभी की जिम्मेदारी है। इसमें बताया गया है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक का एक अल्टरनेट जो है वो सामने आ सके। जैसे कि हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं या जो अदर इनिशिएटिव हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह पर। दूसरा इसमें बताया गया है कि इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के
हमें जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि हमने बैन किया है 1 जुलाई 2022 से, लेकिन फिर भी अभी इसका यूज़ देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो इसको अगर हमें ख़त्म करना है तो ख़त्म हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। अवेयरनेस ना सिर्फ सिटीजन्स में, जो कंज्यूमर्स हैं उन सभी में, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें भी, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोड्यूसर की कि जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो सोसाइटी में एक हजार्डस इफेक्ट ना डाल करके सोसाइटी की ग्रोथ के लिए वो काम कर सके। ओके, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सी जिनपिंग मीटिंग होगी। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि HCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इनिशियल फेज में संघाई 5 के नाम से जानते थे, फिर 2001 में इसका नाम चेंज करके HCO कर दिया गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 की जो मीटिंग होने वाली है अभी नेक्स्ट मंथ में, तो इसमें जो है वो इंडिया और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव की यहाँ पर मुलाकात होगी, और जो इशू हमारे बॉर्डर एरियाज में देखने को मिल रहा है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया की विजिट पर रहेंगी। बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है। वैसे अभी जो है कुछ टाइम पहले ही 25 अगस्त को जो बॉर्डर रिवर एरियाज है उसको लेकर के डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने स्टार्ट किया है कि 1971 की जो वॉर है जिसमें इंडिया के सोल्जर्स ने हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों की यहाँ पर डेथ हुई और इशू देखने को मिला, उनके सपोर्ट के लिए बांग्लादेश अपना इनिशिएटिव लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट ये जो है वो वॉस्टॉक 2022, इसमें इंडिया की जो आर्मी है उसने भी पार्टिसिपेट किया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसके ऊपर ये बोला है कि इंडिया को यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बैलेंस नेचर को फॉलो कर रहा है, और रशिया यूक्रेन जो इशू है उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें इंडिया चाइना दोनों ने पार्टिसिपेट किया है वॉस्टॉक 2022 में। तो यहाँ पर रशिया जो है इसको 2 फेज में यहाँ पर इनिशिएट करेगा इस आर्मी एक्सरसाइज को, और इसमें जो अदर कंट्रीज़ है फिर उनका भी इंक्लूजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पीस पर, और यहाँ पर मिखाइल गोर्बेचेव जो कोल्ड वॉर जो चल रहा था वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेसिफिक अगर हम बात करें USSR के बीच में, 1991 के टाइम में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि कोल्ड वॉर को ख़त्म करने में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल था, और इनकी जो डेथ हो गई है जिसकी वजह से जो भी कोल्ड वॉर USSR का डिसइंटीग्रेशन, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी हिस्ट्री के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे दोबारा से क्या हो गए हैं, एक तरीके से न्यूज़ में आ गई हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें चाइना में जो उइगुर जो इशू है उसके बारे में बता रखा है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल उन्होंने बात रखी है कि चाइना में एट्रोसिटी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चाइना ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक बेहतरीन तरीके से उस एरिया में जो जिंजियांग रीजन है, जो उइगुर पॉपुलेशन है, उनके अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ने इस रिपोर्ट को, जैसे जर्मनी, जापान, इन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर क्लेम किया है और इसको एक्सेप्ट भी किया है। ओके, टाइम टू टाइम इसी तरीके से चाइना के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिलता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।